So here we are talking about the ecosystem, जिसको हम पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं. So ecosystem से जितनी related information होंगी, details होंगी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. बट हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इकोसिस्टम है क्या है. So एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है अर्नस्ट हैकेल. So in 1870 he said that ecosystem is the study of interrelation between organism and their environment. उन्होंने बोला कि environment और organism के बीच में जो स्टडी है वही इकोसिस्टम बोला जाता है. हालांकि और भी साइंटिस्ट हुए तो उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू एजी टेंसले, तो आर्थर जॉर्ज टेंसले ने बताया क्या, उनके अनुसार इकोसिस्टम इज अ सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट. उन्होंने क्या बोला कि वातावरण के जो लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं उनके बीच में क्या है, उनके बीच में जो इंटीग्रेशन है, जो जो प्रोसेस है, साइकिलिंग है, वही क्या बोला जाता है. उन्होंने बोला कि यही इकोसिस्टम है, ये उसका फॉर्म है, उनका रिजल्टिंग फॉर्म है. ये उन्होंने बोला किसने, एजी टेंसले ने. ठीक है, अर्नस्ट हैकेल की हमने डेफिनेशन बता दी है, वो आप याद कर लेना. तो आगे हम क्या पढ़ते हैं, उन्होंने क्या बोला, इट कैन बी स्मॉलर टेम्पररी. तो आगे होता क्या है कि इकोसिस्टम छोटा हो सकता है और अस्थाई हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है, मींस जल्दी डिग्रेड हो सकता है, और लार्जर और परमानेंट, और ये भी हो सकता है बहुत बड़ा हो सकता है, और परमानेंट स्थायी भी हो सकता है, हमेशा के लिए प्रेजेंट रहे. बात करें अगर स्मॉलर की, तो स्मॉलर और टेम्पररी एज ए ड्रॉप, एक बूंद की तरह भी हो सकता है, क्योंकि बूंद के भी क्या होते हैं, ड्रॉप की तरह उसके भी साइकिल रहते हैं. अगर हम बात करें कि एज एन ओशन, अगर लार्जर है और कैसा करना है, परमानेंट है, तो वो ओशन की तरह हो सकता है. तो ओशन तो इतने जल्दी नहीं जाता, वो तो क्या है आपका परमानेंट में आ जाएगा. ओके, अब इसको नेक्स्ट पढ़ने के लिए कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के लिए हमारे पास में दो कंपोनेंट है. कौन से, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक. बायोटिक मतलब जीवी कंपोनेंट, जीवी पदार्थ, और एबायोटिक अजीवी. तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट जिसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर आते हैं, मींस ग्रीन प्लांट्स, जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. अब समझ लीजिए, ठीक है, देखो हमारे पास में ग्रीन प्लांट्स हैं. बेसिकली हम पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी करके प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं, बिकॉज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक. वो ऑटोट्रॉफ्स हैं क्योंकि अपना फूड सनलाइट से वो अपना फूड खुद ही बना लेते हैं. और टोटल जितने एनिमल्स हैं वो किस पर डिपेंड रहते हैं, ग्रीन प्लांट्स पर. तो समझिए, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन हुए, प्लांट, जिनको हम ऑटोट्रॉफ बोल रहे हैं. इन पर डिपेंड कौन है, एनिमल्स, जिनको हम हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं, क्योंकि हेटरोट्रॉफ्स मतलब जो अपना फूड खुद नहीं बनाते. बेसिक चीज है ये. तो वो क्या बनाते हैं, हेटरोट्रॉफ्स मेक कार्बोनिक कंपाउंड. देखो हेटरोट्रॉफ की एक खासियत ये है कि वो ग्रीन प्लांट से, जितने भी प्लांट्स हैं उनसे क्या करते हैं, उनको इनटेक करते हैं, उसको ले लेते हैं और उससे कार्बोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, कैसे भी, एक्सक्रीशन करके भी, जैसे भी बनाए, कार्बोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. और इसी ट्रुथ के साथ में, इसी फैक्ट की वजह से इनको बोला जाता है सेकेंडरी प्रोड्यूसर. क्या बोला जाता है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर. तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, तो एनिमल ही होते हैं, ऐसा नहीं प्लांट टिक करके भागा. तो नेक्स्ट पढ़ते हैं कंज्यूमर. अब बात कर रहे हैं हम कंज्यूमर की, क्योंकि हमें आगे जाके कंज्यूमर और पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा. देखो, ऑर्गेनिज्म टेक एनर्जी जनरेटिंग सब्सटेंसेस, यहां तक का मीनिंग समझो. जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग बींग्स है, वो क्या करते हैं, ऐसे पदार्थ को लेते हैं जिससे एनर्जी मिल जाए, एनर्जी उत्पन्न होती हो. अब ऐसे तो नहीं लेंगे जिससे एनर्जी ना मिले. अब पानी पीते रहो, एनर्जी मिलेगी क्या, नो. तो इसीलिए क्या होता है, हम ऐसे प्लांट्स को लेते हैं, ऐसी चीजों को लेते हैं, हमारा जो फूड मटेरियल होता है, जिससे हमें एनर्जी मिल जाती है और हम अपने बाकी सब एक्टिविटीज कर पाते हैं. इतनी बात समझ में आती है, ठीक है. देखो, और एनर्जी जनरेटिंग सब्सटेंसेस डायरेक्टली और बाय अदर, डायरेक्टली ले या फिर किसी भी तरीके से हम क्या ले लेते हैं, प्लांट्स पर किसी भी ऐसे पदार्थ को ले लेते हैं जिससे एनर्जी जनरेट हो पाए. ओके, समझ में आया. इन्हीं को बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है, मींस आगे जाके, मींस ये हमने समझाया आपको कंज्यूमर क्या होते हैं. कंज्यूमर ये रहते हैं जो टोटली डिपेंड हो ऐसे पदार्थों पर जो क्या कर पाए, एनर्जी जनरेटिंग सब्सटेंसेस को ले पाए. आगे इनको डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट होते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपको पता होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर, लिख लेना यहाँ पर. ठीक है, तो हम प्राइमरी कंज्यूमर की डिस्कस कर रहे हैं. इसमें इंसेक्ट आते हैं, ग्रासहॉपर, कैटल्स एंड हर्बीवोर्स. ठीक है, ये सभी हर्बीवोर्स जितने भी वो आ जाते हैं. अभी मत कहने लग जाना सर इंसेक्ट
अरे ये फर्स्ट कंज्यूमर है। मान लीजिए हमारे पास में प्रोड्यूसर है, ग्रीन प्लांट है, तो ग्रीन प्लांट पर कौन पहले आया वही आपका प्राइमरी कंज्यूमर है। जो पहले उसको फीड करेगा दैट विल बी प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि फ्रॉग है, लॉइन है, टाइगर है, जो कार्निवोर्स हैं वो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि वो हर्बीवोर जितने भी हैं उनको इनटेक कर लेते हैं। वो फीड कहां पर करते हैं? हर्बीवोर्स को खा जाते हैं। ठीक है, प्लांट पर डिपेंड वो थे और इन पर डिपेंड कौन हो गए? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब क्या होता है? अब आता है आपका टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर जो क्या करते हैं? इन्हीं कार्निवोर्स को खा जाते हैं, जैसे कि स्नेक, वल्चर। ठीक है, अब इतनी बात समझ लीजिए, यहाँ पर एक डायग्राम है जो हमने शो नहीं किया है, क्योंकि अगर डायग्राम बनाते तो वीडियो वहीं तक खत्म हो जा पाता। ठीक है, अब सब चीजें नहीं हो पाती उसमें इंक्लूड, तो इसीलिए अब समझ लीजिए। अब खाली इमेजिन करिए, ग्रीन प्लांट्स है साइड में, आपके श्रब्स है साइड में, और उन पर लगे हुए हैं ग्रास हॉपर्स। ग्रीन प्लांट्स क्या हुए? प्रोड्यूसर, और ग्रास हॉपर फर्स्ट आपके क्या हो गए? प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। उन ग्रास हॉपर को खा गया एक मेढक, मेढक फ्रॉग खा गया, तो फ्रॉग कौन हुआ? सेकेंडरी कंज्यूमर। इसी फ्रॉग को एक स्नेक ने खा लिया, तो अब स्नेक कौन है? टर्सरी कंज्यूमर। अब इसी स्नेक को एक ईगल खा गया। कौन खा गया? ईगल। इट्स मीन ईगल कहां पर कंसिस्ट करा जाएगा? कंसीडर करा जाएगा टॉप कंज्यूमर में। ये आपकी फूड चेन है, आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, अब आए बात डीकंपोजर की। तो डीकंपोजर क्या है? डीकंपोजर ऐसे एजेंट्स होते हैं जो डिग्रेडिंग एजेंट रहते हैं। मींस ये बाय द हेल्प ऑफ, मींस जैसे कि बैक्टीरिया है, डिग्रेडिंग बैक्टीरिया होते हैं, इनको डिग्रेड कर जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं। लाइक अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेथ हो गई। अब डेथ एंड डिके कंडीशन में अब बारी आती है डीकंपोजर की। वो उस बॉडी के कार्बोनिक मैटर्स को क्या कर देते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, और उनसे एनर्जी ले लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये होते हैं आपके डीकंपोजर्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट समझिए। एबायोटिक कंपोनेंट में आपका आता है क्लाइमेटिक। ठीक है, जलवायु आपकी। क्लाइमेटिक कंपोनेंट जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, ये तो आपको पता है, टेम्परेचर एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। यहीं तक खत्म हो गया ये। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन से हैं? नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस एंड वाटर विद साइकिल। इन सब का साइकिल होता है, जितनी भी एलिमेंट्स है इन सब का साइकिलिंग एनवायरमेंट में होता रहता है, एटमॉस्फेयर में होता रहता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, पहला क्या था हमारे पास में? क्लाइमेटिक कंपोनेंट था, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, या फिर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, या फिर, और ये थर्ड है आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट या फिर कंपाउंड। क्या है? प्रोटीन्स आते हैं इसमें। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, और ये इकोसिस्टम को चलाने के लिए हमेशा साइकिलिंग करते रहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स, ये वगैरह जितनी भी कार्बोहाइड्रेट है, ये पूरे ही बायोटिक से अबायोटिक को जोड़ने के लिए, मींस बायोटिक कंपोनेंट हुए और एबायोटिक, तो ये एक दूसरे से रिलेट करते रहते हैं, क्योंकि यहां से अगर डिस्ट्रॉय हुए तो वहां तक जाते हैं, वहां से इनका साइकिल यूं करके चलता रहता है। तो इकोसिस्टम को चलाने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी एसेंशियल। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपके लिए ये। अब नेक्स्ट पढ़िए। जैसे कि मिट्टी से क्या रहता है? बाय बाय सॉइल लिविंग फैक्टर, जितनी भी लिविंग फैक्टर्स हैं मिट्टी से क्या करते हैं? अपना फूड ले लेते हैं। लिविंग फैक्टर का मतलब स्पेशली हम प्लांट की बात करें तो मिट्टी से जितने भी इन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड फॉर इको, ये लिपिड्स हैं, ये कहां से ले लेते हैं? एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट से सीधे मिट्टी में आते हैं, सॉइल में आते हैं, सॉइल में डिजोल्व हो जाते हैं, डिजोल्व के बाद में ग्रीन प्लांट ले लेते हैं, लिविंग फैक्टर्स जितने भी हैं वो ले लेते हैं। अब चाहे उसमें लिविंग में आपका प्लांट आए या फिर एनिमल आए, ठीक है, दोनों ही वहां से लेते हैं। इसके बाद में क्या होगा? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाएगी, और डेथ हुई तो इसके जो कार्बोनिक कंपाउंड्स हैं वो फिर से एनवायरमेंट में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, फिर से मीट कर जाएंगे। तो फिर से मिले तो हुआ क्या? ये साइकिल फिर से क्या हुआ है? जैसे इन्वायरमेंट में मिले फिर से कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको इनटेक करेगा, तो यही साइकिल यूं करके चलता रहता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल साइकिल है। अब होता क्या है कि इन्हीं में इंपोर्टेंट साल्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। इंपोर्टेंट सॉल्ट्स कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण आपके कौन है? ये सॉल्ट्स है। लवण जिसे बोल रहे हैं। अब देखो कार्बन है जो बहुत ही इसेंशियल रहता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये प्लांट्स के लिए और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके लिए बहुत ही होना जरूरी रहता है। कैसे? देखो, सॉल्ट एंड H2O, मतलब सॉल्ट जो लवण है और जल है वो कहां से मिल जाता है? आपको एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, सॉइल से मिल जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है?
ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसको इनटेक कर लेते हैं, ले लेते हैं, और इसके बाद में ऑर्गेनिज्म की डेथ होने के बाद में होता क्या है कि ये सिक्रीट करके एनवायरमेंट में चला जाता है, डेथ एंड डिके हुआ, और एनवायरमेंट से फिर ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं। तो यही साइकिल हमने बताया था अभी। होता क्या है, एनवायरमेंट में जो लाइट का सोर्स है वो कौन है, एनर्जी का सोर्स सिर्फ सन है, सिर्फ सन है। और सन से जितनी भी लाइट रिएक्शंस हैं वो अपने ग्रीन प्लांट कर लेते हैं। इसके बाद में जितनी, जैसे कि डेड मटेरियल्स हुए, तो डेड मटेरियल को यहाँ पर डिकम्पोज कौन करेगा, डीकम्पोजर्स करते हैं। कौन करते हैं, डीकम्पोजर्स, ठीक है। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ हो जाती है तो वहां पर कौन यूज होगा, वहां पर बारी आती है किसकी, डीकम्पोजर्स की, ठीक है। बहुत ही अच्छी लाइन है, यहां से लेकर वहां तक की बार बार तुम्हें ये देखने की जरूरत है, क्योंकि ये लगभग इसमें एक या लगभग एक पेज का पूरा कॉम्बिनेशन हमने एक ही लाइन में किया, ठीक है। तो आप ट्राई करेंगे तो एक एक चीज समझ में आ जाएगी और क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। तो अब हमने बोला था कि ये जो जितने भी आपके इंपोर्टेंट साल्ट्स हैं, तो इनका कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिक आपके ये थे और ये वाला आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनका कहीं ना कहीं क्या चलता है, साइकिल चलता रहता है। तो पहले साइकिल की बात करें हम, कार्बोनिक साइकिल है, मींस कार्बन का साइकिल है, ठीक है। तो कार्बन साइकिल कैसे रहता है, जैसे बॉडी बॉडी का जो फॉर्मेशन रहता है एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर में जितने भी कार्बोनिक कंपाउंड्स हैं वहीं से हमारी बॉडी बनती है। अरे प्लांट से, प्लांट क्या कर लेते हैं, कार्बोनिक कंपाउंड्स को ले लेते हैं, सबसे पहले प्लांट क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही हमारा जितने भी ऑर्गेनिज्म उनका भी कार्बन से ही बॉडी का फॉर्मेशन रहता है, उनका शरीर उससे ही बनता है, किससे, कार्बोनिक कंपाउंड से। तो ये आपको समझ में आया इतनी बात। कार्बन डाइऑक्साइड बाय फोटोसिंथेसिस, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड आती है प्लांट के पास में, तो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल इसको ईट कर जाते हैं, ठीक है, मतलब जितने जानवर हैं इसको खा जाते हैं जो प्लांट का फूड है। और इस एनिमल को मान लीजिए यहाँ पर कैटल था, कैटल ने क्या किया, ग्रीन प्लांट को खा लिया और उसके बाद में इसको कार्निवोर्स खा गए, कार्निवोर्स जो मांसाहारी हैं वो खा गए। बाय फूड वेब स्टडी, फूड वेब की स्टडी के द्वारा हम समझ सकते हैं क्या, ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम फूड वेब को पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जितने भी प्लांट, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे, किस पर डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंड है, क्योंकि प्लांट्स कौन है, प्रोड्यूसर, मेन प्रोड्यूसर है, ठीक है। सो एक बात कहेंगे कि प्लांट को, आपको प्लांटिंग करनी चाहिए अपने घर के आसपास, तो बहुत जरूरी है प्लांट तो। जैसे कि एग्जांपल देते हैं तो कोरल रीफ कार्बोनिक कंपाउंड है, ठीक है। कोरल रीफ समझ रहे हैं, मतलब कार्बोनिक कंपाउंड का एक प्रकार का एक शेल बन जाता है, चट्टान बन जाती है कोरल रीफ, जहां से कोयला वगैरह यहाँ से बनता है, पेट्रोल कार्बोनिक कंपाउंड, ये सभी कार्बोनिक यूनिट्स हैं। कार्बोनिक मतलब कार्बन की यूनिट होती है। और प्रकृति में होता क्या है, इन नेचर, ये जो जैविक क्रियाओं के द्वारा, प्रकृति में जैविक क्रियाओं के द्वारा इनका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आगे नहीं बात करेंगे, हम अपने पॉइंट की बात करेंगे। अब देखते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, ठीक है। देखो नाइट्रोजन का एकमात्र सोर्स कौन है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से ही नाइट्रोजन मिल जाती है, ओके। कैसे होता है, प्लांट डायरेक्टली इसको टेक नहीं कर सकते, नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली नहीं लेते, ठीक है। आगे प्रोसेस बता रहे हैं। होता क्या है कि जो नाइट्रेट है, ठीक है, आपका ये कौन सा है, नाइट्रेट फॉर्म है। तो नाइट्रेट फॉर्म में क्या होता है, बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्लांट कब नाइट्रोजन को ले पाते हैं, जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है, जब नाइट्रोजन एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाती है। तो नाइट्रेट फॉर्म में कौन लेते हैं, ये ध्यान रखना नाइट्रेट है, ओके। NO2 नाइट्राइट हो जाती है, तो ऐसा नहीं NO2 हुआ तो नाइट्रेट बोल दिया, करेक्ट, आपको ये पता रहना चाहिए, पूछा जा सकता है कि मॉलिक्यूल कौन सा है, तो ये नाइट्रेट कौन सा है, नाइट्रेट कंपाउंड है। तो प्लांट कौन सा टेक करेंगे, नाइट्रेट कंपाउंड को, और ये बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा जो नाइट्रोजन के कंपाउंड थे, कार्बोनिक कंपाउंड थे, नाइट्रोजन थी, वो किसमें चेंज हो जाती है, नाइट्रेट में, ठीक है, नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। बाय फ्यू बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया चेंज करते हैं, ओके। कौन कौन से होते हैं वो भी बात करेंगे। एंड प्लांट गेट डायरेक्ट नाइट्रोजन, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट रहते हैं, चाहे वो कार्निवोर्स हैं या फिर अदर्स हैं, कुछ प्लांट और बैक्टीरिया डायरेक्टली भी नाइट्रोजन को ले लेते हैं। कैसे, ये ब्रोक डाउन करने के लिए लेते हैं, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा वो नाइट्रोजन को ले लेते हैं, ठीक है। जितने भी, नेक्स्ट पढ़िए, ये टर्म दूसरा है, होल सेल प्रोटीन, सेल की कोशिका, जो कोशिका है उसकी जो प्रोटीन है, वो पूरी प्रोटीन किसकी बनी रहती है,
प्रोटीन एंड प्रोटोप्लाज्म है वो कंटेन्स नाइट्रोजन। प्रोटीन सेल में जितनी भी प्रोटीन है, सेल का जितना भी पार्ट है प्रोटीन और प्रोटोप्लाज्म का, वो सब में क्या रहता है, नाइट्रोजन कंसिस्ट रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन से बनी होती है। होता क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है, इसी को हम बोलते हैं प्यूट्रीफैक्शन, मींस सड़ना। जैसे हमारी बॉडी, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, ठीक है, सपोज दैट, और होता क्या है कि उस बॉडी को, अब वो डेथ एंड डिके कंडीशन में होगी, मतलब वो सड़ने वाली कंडीशन में होगी। सड़ने वाली कंडीशन तभी होगी उसकी जो प्रोटीन है डिग्रेड होके ब्रेक डाउन होने लग जाए, तब उसे बोलेंगे हम प्यूट्रीफैक्शन। ये टर्म है, आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास ये बैक्टीरिया क्या करता है, इसको नाइट्राइट में चेंज कर देता है नाइट्रोजन को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाता है। ऐसे ही नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्रेट में चेंज कर देता है नाइट्रोजन को। ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रेट में। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग लिखे हमने समझने के लिए। फिर क्या करते हैं, प्लांट गेट एज फूड। इसके बाद में प्लांट क्या कर लेते हैं, फूड की तरीके से इसको ले लेते हैं। अमोनिया फ्रॉम डेथ एंड डिके रेन। तो होता क्या है, अमोनिया भी कहां से मिल जाती है, कभी कभी डेथ एंड डिके मटेरियल से निकल कर सीधे एनवायरमेंट में पहुंच जाती है। लेकिन एटमॉस्फेयर में जो अमोनिया है ज्यादा देर के लिए टिकती नहीं है। बाद में होता क्या है, डेथ एंड डिके जो अमोनिया है, अमोनिया आगे जाके क्या करती है, रेन के पार्टिकल्स में जाके ऐड हो जाती है। रेन के थ्रू वो फिर से कहीं पर लैंड पर आ जाती है। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल चलता है किसका, अमोनिया का। बट अमोनिया एटमॉस्फेयर में ज्यादा देर के लिए नहीं रुकती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो, राइजोबियम स्पीसीज फाउंड इन लेग्यूमिनस रूट्स। तो लेग्यूमिनेसी जो भी आपकी फैमिली है उसके रूट्स में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, राइजोबियम। तो राइजोबियम की बहुत सारी स्पीसीज हैं, ध्यान रखना, खाली हमने लिख दिया है। राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम, राइजोबियम मेलिलोटी और राइजोबियम ट्राइफोली, राइजोबियम फैसियोली। ठीक है, ये आपके कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 स्पीसीज हैं, याद रखनी पड़ेंगी आपको। एक ही याद रखो, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। और मेन रोल किसका रहता है, नाइट्रोजन को फिक्सिफाइड करने के लिए मेन रोल रहता है आपके जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन को भी दोबारा रिवर्स करना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन नहीं रहती है, ऑक्सीजन एनवायरमेंट में नहीं मिलती है, तो क्या करते हैं, डायरेक्टली किसको ले लेते हैं, नाइट्रेट को प्रेजेंट कर ले, नाइट्रेट को ले लेते हैं और नाइट्रेट को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, कितनी बड़ी खासियत है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की। ऑक्सीजन नहीं रहती, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, नाइट्रेट कंपाउंड को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अपोजिट है उनके, याद रखना इसको, है ना। फॉस्फोरस साइकिल की बात करते हैं। फॉस्फोरस इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। फॉस्फोरस जो है वो एक बिल्कुल क्या है, मुख्य अंग है किसका, प्रोटोप्लाज्म का, जीव द्रव्य का। ठीक है, ऑर्गेनिज्म गेट फॉस्फोरस आफ्टर दैट। तो जो जीव जंतु हैं उनके लिए फॉस्फोरस कहां से मिल पाता है, बाय सॉइल वो ले लेते हैं। ठीक है, डेथ एंड डिके मटेरियल हो जाते हैं, वहां से फॉस्फोरस रिलीज होता है। डिकम्पोजर्स डिग्रेड इट। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, इस फॉस्फोरस को डिग्रेड कर देते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इसको डिग्रेड करते हैं, और इसका साइकिल चलता रहता है। ठीक है, इसका साइकिल फिर से चलता रहता है। ये फॉस्फोरस फिर से एटमॉस्फेयर में जाएगा, ऑर्गेनिज्म लेंगे, डेथ हो जाएगी, फिर डिकम्पोजर क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे। ये सिंपल साइकिल आपको पता रहना चाहिए। फॉस्फोरस कैल्शियम, फॉस्फोरस ये पी रिप्रेजेंट, आपने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो पी को फॉस्फोरस बोलते हैं। ठीक है, ये आपके सिंबल है। ये फॉस्फोरस कैल्शियम क्या होता है कि ड्रेन टू सी। कभी कभी क्या रहता है कि जो फॉस्फोरस है और कैल्शियम है, कभी कभार नालियों के द्वारा बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स निकल के सीधे समुद्र में चले जाते हैं। तो होता क्या है, ये समुद्र में जाने के बाद में शेल्स बना लेते हैं, रॉक्स बन जाती है, चट्टान बन जाती है वहीं पर। ठीक है, क्या हो जाती है, रॉक्स बन जाती है। और ये बहुत ही लंबे समय तक, सालों तक ये स्टे कर जाती है। वो रॉक्स हैं वो वहीं पर प्रेजेंट रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स बन जाती है उन्हीं मॉलिक्यूल से, उन्हीं एलिमेंट से। फिर होता क्या है कि एक समय पर होता क्या है कि उसी टाइम पर कहीं ना कहीं दोबारा से कोई डिमोलिशिंग होना स्टार्ट हो जाता है, वो चट्टानें टूटने लग जाती हैं। मान लीजिए कोई कंडीशन आ गई, वॉल्केनिक कंडीशन आ गई, वहां पर कोई एपिडेमिक हो गया।
ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है, वो उनका डिमोलिशिंग होना स्टार्ट हो जाता है, वो टूटना स्टार्ट कर देती है। तो उससे होता क्या है कि ये जो आपका चट्टान थी वो कहीं ना कहीं मिट्टी के पास उनका इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है, वो शेल टूटने लग जाती है, और फिर से जो आपके फॉस्फोरस कैल्शियम के जो एलिमेंट्स थे वो कहां पर आ जाते हैं, सॉइल में आ जाते हैं, और सॉइल से फिर एनिमल गेट कर लेते हैं, ठीक है, प्लांट गेट कर लेते हैं, एनवायरमेंट में चले जाते हैं। सो इट इज ए साइकिल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। वाटर साइकिल कैसे रहता है? वाटर साइकिल बड़ा ही सिंपल है, अभी इमेजिन करके बताएंगे। जैसे कि सबसे मेन चीज है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करके सीधे ओशियन से, समुद्र जो है, थोड़ा सा समझा देते हैं चलो। समुद्र है उससे क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन होता है, और रेन के द्वारा ये फिर से अर्थ पर आ जाता है, और थोड़ा पार्ट ओशन में भी जाता है, रिवर्स के द्वारा, नदियों के द्वारा, ठीक है, आइस फॉर्म रहती है, वहां से भी वाटर मिल जाता है, अर्थ पर, पृथ्वी पर ऑर्गेनिज्म इसको टेक कर लेते हैं, और फिर से ट्रांसपिरेशन हो जाता है। नहीं समझ में आया, देखो H2O का साइकिल अभी समझ में आएगा, जस्ट इमेजिन इट। ओशन है, ओशन से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, मतलब वाष्पीकरण हो रहा है, और वाष्पीकरण हुआ तो ये वाला जो वाटर है वो कहां पर गया, क्लाउड्स में, क्लाउड्स में गया। अब क्लाउड क्या करेंगे, उस ओशन के ऊपर तो नहीं बरसेंगे, वहां से निकले और लैंड एरिया पर गए, और वहां पर उन्होंने प्रेसिपिटेशन कर दिया, मींस बारिश हो गई, ठीक है, बारिश हुई तो पानी आधा तो अर्थ पर पड़ा, लैंड एरिया पे पड़ा, और आधा पानी कहीं ना कहीं किसी रिवर द्वारा, मान लीजिए रिवर द्वारा फिर से वहां पर चला जाएगा, और कुछ पानी वहीं पर रुक जाएगा, और रेन वहां पर मिलती रहेगी। कुछ पानी ऐसा रहता है जो आइस की फॉर्म में रहता है, उसके पिघलने से भी वाटर मिल जाता है। तो ये वाटर साइकिल बार 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 एनवायरमेंट में चलता रहता है, ठीक है। आप नेक्स्ट समझिए। ठीक है, अब देखो इसको समझो, मेन इंपोर्टेंट आ रहा है आपका, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कितने टाइप हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपका जरूर पूछा जाएगा। इकोसिस्टम के दो टाइप हैं आपके, इक्वेटिक इकोसिस्टम और आपका टेरेस्ट्रियल। इक्वेटिक मतलब जलीय आपका पारिस्थितिक तंत्र है, और ये टेरेस्ट्रियल स्थलीय वाला, लैंड एरिया वाला। तो इसको समझाएंगे, देखो इक्वेटिक जो इकोसिस्टम है वो दो टाइप का है, आपका फ्रेश वाटर और मैरीन इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम से तो आपको समझ में आ रहा होगा, जितने भी आपके सीज हैं, ओशंस हैं, ठीक है, मैंग्रोव्स ले लीजिए, है ना, जो आपके मैरीन का मतलब सॉल्टी वाटर, ओके। फ्रेश वाटर में आपके एग्जांपल आते हैं स्ट्रीम मतलब धारा, और पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है, तालाब वाला इकोसिस्टम यहाँ पर आ जाता है। अब टेरेस्ट्रियल की डिस्कस करते हैं। टेरेस्ट्रियल में आपके आते हैं फोर पार्ट, आपका फॉरेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, और मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड से तो आपको सीधे समझ में आ रहा होगा कि आर्टिफिशियल आपका इकोसिस्टम बन जाए, उसे ही बोलते हैं क्या, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं। देखिए फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। फॉरेस्ट फर्दर आगे जाके डिवाइड होते हैं, जैसे कि पहला इसका टाइप है कौन सा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये है डेसिडुअस फॉरेस्ट, और ये है एवरग्रीन कॉनिफर्स फॉरेस्ट। अब देखो, अब इसमें आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पर होंगे। अरे ट्रॉपिकल एरियाज में ऐसे प्लांट जो हमेशा हरे भरे रहेंगे, वो ट्रॉपिकल एरियाज में रहेंगे। हमने एक बार मैप का साइड बताया था, बीच में इक्वेटर, उसके ऊपर, ठीक है, बीच वाला टॉरेट जोन, फिर टेम्परेट जोन और फ्रेजर जोन। तो टेम्परेट जोन ये भी आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो ये कौन से आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, मींस ट्रॉपिकल एरियाज पर हैं जो हमेशा कैसे हरे भरे हैं। उससे नीचे आते हैं आपके डेसिडुअस, थोड़े से कैसे, डेसिडुअस मींस थोड़ा सा उन एवरग्रीन नहीं रहेंगे, थोड़े से सूखे टाइप के मिलेंगे, डेजर्ट वाले। और यहाँ पर है एवरग्रीन कॉनिफर्स फॉरेस्ट। ये कॉनिफर्स फॉरेस्ट है कौन सा, आपके स्नो लाइन के नीचे प्रेजेंट रहते हैं। तो वही वाला रीजन है, टेम्परेट जोन के ऊपर वाला रीजन, ठीक है, याद हो तो आपको। अब देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये आपके टेम्परेट जोन में रहते हैं। कहां पर, टेम्परेट जोन में। अब बार बार टेम्परेट जोन बता रहे हैं तो बता ही देते हैं। देखो ये है आपका अर्थ, पूरा ग्लोब, ग्लोब में ये इक्वेटर है, ठीक है, और इसी वाला रीजन यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला रीजन आपका आता है टॉरेट जोन, यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। अब इसके पास वाला रीजन, ये वाला, इस वाले रीजन में इसे बोलते हैं हम टेम्परेट जोन। ये दोनों रीजन टेम्परेट जोन होते हैं। तो ठीक है, तो ग्रासलैंड कहां पर प्रेजेंट होगा, टेम्परेट जोन में, ठीक है। और लास्ट वाला होता है फ्रेजेड जोन। कौन सा, फ्रेजेड जोन मींस पोल पर, ये पोल होते हैं दोनों, पोल के पास में हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो टेम्परेट जोन में आराम से पता कर सकते हैं कहां पर होगा, ठीक है। हमारा इंडिया यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के
ऊपर यहीं पास में ही, ठीक है, लाइज करके जाती है। अब देखो डेजर्ट समझ लीजिए, खैर हम जियोग्राफी नहीं पढ़ा रहे हैं, आप इकोसिस्टम को पढ़िए, ठीक है, ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या है, डेजर्ट इकोसिस्टम में हम गार्डन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्रॉप वगैरह इसी में आती है, ठीक है। एग्जांपल ध्यान रखना, पूरा डिफाइन नहीं कर रहे। मैन मेड में आपको पता लग गया, ड्राई डेजर्ट लिख लीजिए, या फिर आपके जो भी वाइल्ड लाइफ है वो भी इसी में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। देखो एग्जांपल है इसके फ्रेश वाटर पॉन्ड, सीधा से बात समझ में आ रही होगी कि फ्रेश वाटर बिल्कुल स्वच्छ जली जो इकोसिस्टम है पारिस्थितिक है, तो उसमें आपका आ जाता है पॉन्ड, तालाब। ये इसमें होता क्या है कि जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स रहते हैं वो सनलाइट के थ्रू बार बार क्या करते रहते हैं, अपना फूड बनाते रहते हैं, और इनका ये साइकिल चलता रहता है। कैसे, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स आते हैं, इसमें ग्रीन प्लांट्स में सबमर्ज प्लांट आएंगे जो हमेशा पानी में सबमर्ज रहते हैं, ऐसे प्लांट जो सबमर्ज रहते हैं, ठीक है। जैसे एल्गी आ जाएंगे, तो एल्गी कौन से हैं आपके, सबमर्ज प्लांट हैं। फाइटोप्लैंक्टन आ जाते हैं, ठीक है, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, ये उसी में आ जाते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग फ्लोटिंग आपके प्लांट्स आ जाते हैं इसमें, जो तैरने वाले होते हैं, जैसे कि आपके निम्फिया के प्लांट इसी में आ जाते हैं, फ्लोटिंग हमेशा तैरते रहते हैं। सॉरी, फ्लोटिंग वाले कुछ प्लांट निम्फिया से रिलेटेड होंगे, ठीक है, जैसे वेलिसिनेरिया हो गया, और निम्फिया जो है वो फ्लोटिंग नहीं रहता है। और बाय फोटोसिंथेसिस क्या कर लेते हैं, ये फूड बना लेते हैं, और इनका साइकिल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं। और माइन्यूट माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि कोपॉड्स, नाम क्या है, कोपॉड्स, वो एल्गी पर फीड करते हैं, एल्गी को खा जाते हैं। बताओ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो एल्गी को भी खा रहे हैं, मींस सनलाइट को बिगाड़ रहे हैं ना, उनका फूड बिगाड़ रहे हैं। तो कोपॉड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, बिल्कुल ठीक है, माइन्यूट। तो होता क्या है कि अब ये इकोसिस्टम है, अब इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर तो होंगे ही, ठीक है, क्योंकि इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसमें प्राइमरी कंज्यूमर रहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाते हैं मैक्रो बैक्टीरिया, मींस उससे बड़े ऑर्गेनिज्म। और इसके बाद में जो सेकेंडरी, इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। जो मैक्रो बैक्टीरिया है इनको बोल रहे हैं हम क्या, सेकेंडरी कंज्यूमर। और बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो कार्निवोरस, जो अभी पीछे वाले हमने पढ़े, इन कार्निवोरस को भी खा जाते हैं। इनको बोलते हैं हम थर्ड या फिर टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। और होता क्या है कि अब जब उनकी डेथ हो जाती है, गलत हो गया, अब उनकी जब डेथ हो जाती है, मींस उन्हीं ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, तो उस टाइम पर काम आते हैं आपके डीकंपोजर। डीकंपोजर अपना काम करते हैं, डिग्रेड करते हैं, है ना, डिग्रेडिंग एजेंट है। नेक्स्ट समझिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना वो वाले पार्ट की, टेरेस्ट्रियल पार्ट की। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम आगे हम पढ़ेंगे, जितने भी वाटरी प्लेसेस हैं, वाटरी प्लेसेस की वजह से हमारे पास में फॉरेस्ट वुड्स बन जाता है, प्लांट उग जाते हैं। तो सीधी सी बात है, वाटरी जितनी भी जगह ऐसी होंगी जहां पर पानी होगा, वहां पर क्या बन जाएगा, एक जंगल बन जाएगा। उस जंगल में आपको पता है एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट, छोटे प्लांट भी। हायर प्लांट्स गेट सनलाइट। अब बड़े बड़े प्लांट तो क्या कर लेते हैं, सनलाइट को गेट कर लेते हैं, बचा कौन, यंग प्लांट बचे। तो यंग प्लांट उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर नहीं पाते, तो उनकी ग्रोथ भी नहीं होती, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक बड़ा प्लांट जंगल में वो गिर जाता है किसी भी तरीके से, तो जो छोटे छोटे आपके प्लांट हैं जो क्या कर रहे हैं, अब उन्हें थोड़ी सी सनलाइट तो मिल जाएगी, तो उन्हीं में से कोई एक बड़ा प्लांट बन जाता है, वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो ऐसा आपका इकोसिस्टम चलता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। ऑन दिस बेसिस ऑफ क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो क्लाइमेट के बेसिस पर, सॉइल मिट्टी के बेसिस पर, वाटर के बेसिस पर बहुत सारे टाइप होते हैं फॉरेस्ट के। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, पहला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड अल्पाइन फॉरेस्ट। इनके बारे में खाली बता देंगे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो कैसे फॉरेस्ट हैं, इनके भी आगे हम बता देते हैं इनका टाइप। अभी हमने पीछे पढ़ा था, आपका पढ़ा था ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये आपका कौन सा, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये है आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट, और ये है आपका ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो हमेशा सूखा ही रहता है, ठीक है, डेजर्ट वाला एरिया, जहां पर आपके जो प्लांट है वो क्या कर लेते हैं, थोड़ा वाटर का ट्रांसपोर्ट कम करते हैं। ये इसके टाइप हुए। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये भी इसी का रीजन रहते हैं, लेकिन वो इतने ग्रीनिश नहीं रहते, एवरग्रीन नहीं रहते, ठीक है। हालांकि जितने भी फॉरेस्ट हैं ये कहीं ना कहीं लैंड एरिया पर बिल्कुल लेयरिंग से प्रेजेंट रहते हैं। ऊपर वाला होगा
तो बिल्कुल आपको दिखाई देगा कि वो कौन टाइप की अपनी लीव्स को बना लेता है, उनको फॉर्म कर लेता है, ठीक है, उस प्रकार से प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसे प्रकार के आप इमेजिन कर सकते हैं। अब टेम्परेट फॉरेस्ट कौन से हैं? टेम्परेट फॉरेस्ट ऐसे हैं जहां पर ना तो ज्यादा गर्मी रहती ना ज्यादा ठंड, तो वहां पर फॉरेस्ट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो हमारा जितना भी एरिया है, हमारे इंडिया में भी टेम्परेट फॉरेस्ट है, हिमालयन वाला रीजन, ठीक है। तो अपने यहाँ का ही मान के चलिए। अल्पाइन फॉरेस्ट कौन से हैं? जो बिल्कुल अपनी लीव्स को क्या कर लेते हैं, बिल्कुल कैसे बना लेते हैं, स्पाइक की तरह। तो स्नोई लाइन वाले आपके अल्पाइन फॉरेस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डायनेमिक ऑफ इकोसिस्टम। मींस अब एनर्जी का फॉर्मेशन इकोसिस्टम में कैसे रहता है? एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम एज थर्मोडायनामिक लॉ। देखो, एनर्जी का फॉर्मेशन जो रहता है इकोसिस्टम में, वो थर्मोडायनामिक्स लॉ की तरह रहता है। अब ये तो पता होगा ना थर्मोडायनामिक लॉ कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को क्रिएट करा जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय। इट कैन बी ट्रांसफर ओनली। इसका सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, सिर्फ ट्रांसफर होती है ये, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है, सॉरी। तो अब देखो, तो ये थर्मोडायनामिक्स का लॉ इसमें प्रेजेंट रहता है इकोसिस्टम में, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। देखो, फूड चेन एंड फूड वेब, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोज मैटर्स ऑक्सीडेशन प्लांट्स एंड एनिमल गेट एनर्जी फूड। मींस ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीडेशन के बाद में जो प्लांट है उनको ले लेते हैं एनर्जी के रूप में, उसे ही हम फूड बोलते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन खत्म हुई। साइकिल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत तरीके के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु है, उनका क्या चलता है? साइकिल चलता रहता है इन इट, ठीक है। जैसे कि प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर को खा लेते हैं आपके ग्रास हॉपर, फ्रॉग खा जाता है, स्नेक खा जाता है, स्नेक को ईगल खा जाता है, ठीक है। प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट को खाया किसने? ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, स्नेक को खा गया ईगल। ईगल की जगह पर कोई और भी हो सकता है, अभी बताएंगे। अब फूड चेन की बात करते हैं। फूड चेन में क्या है, ठीक है। बट इट कम्स टू मेनी मोर ऑर्गेनिज्म। जब बात आती है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की, फीड फ्रॉम सेम प्रोड्यूसर, तो एक ही प्रोड्यूसर से क्या कर रहे हैं? फीडिंग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्रीन प्लांट को अभी तक कौन कर रहा था? अभी तक ग्रास हॉपर खा रहे थे, अब कोई कैटल खा रहा है, उस कैटल को कोई और कार्निवोर खा गया, लायन खा गया, तो ये अब हुआ ना। तो ये होता है आपका फूड चेन। मतलब एक ही प्लांट को कोई और पूरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, तो उसको बोलते हैं पूरा एक फूड चेन, ठीक है। उसको बोल रहे हैं आप फूड वेव। क्या बोल रहे हैं उसको? फूड वेव। तो फूड चेन क्या था? फूड चेन का मतलब है एक ही ग्रीन प्लांट को आगे इनटेक कर रहे थे, बट नेक्स्ट फूड वेव में बहुत सारे आपके ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। ईच फूड चेन लेवल, जितने भी हर एक जो फूड चेन लेवल होता है उसे हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल या फिर एनर्जी लेवल। आफ्टर फूड चेन, और फूड चेन के बाद में फूड पिरामिड फॉर्म होते हैं, ठीक है। फूड पिरामिड उनको बोलते हैं। फूड चेन के बाद में फूड पिरामिड बदलते हैं। जैसे कि फूड पिरामिड की हम पहले बात कर लेते हैं। इसमें प्रीडेटर चेन आता है, पैरासिटिक चेन आता है और सेप्रोफाइटिक चेन आता है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे प्रीडेटर चेन है, ये प्लांट से स्टार्ट होता है और थोड़े बड़े छोटे एनिमल से लेकर और बड़े एनिमल के पास में निकलता है ये चेन, ठीक है। पैरासिटिक चेन बड़े पेड़ों से लोअर जो आपके प्लांट्स है उनकी तरफ आएगा। सेप्रोफाइटिक चेन जो डेड ऑर्गेनिज्म से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएगा, ठीक है। सेप्रोफाइटिक चेन, ठीक है। चेन का मतलब श्रृंखला की बात कर रहे हैं। तो जो मृत, जो डेड एंड डिके मटेरियल है उनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तरफ, ठीक है। अल्टरनेटिव पाथवेज होते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव पाथवेज कैसे, मतलब और तरीके से कैसे यूज होगा? जैसे कि नॉट कंसिस्ट इन फूड चेन, ये फूड चेन में तो नहीं होते अल्टरनेटिव पाथवेज, बट मेंटेन इकोसिस्टम। लेकिन ये कैसे, इसका मतलब समझा है? थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए एक इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम में फूड को, ग्रीन प्लांट को कौन खा रहा था? खरगोश खा रहे थे, ठीक है, या फिर चूहे खा रहे थे। और खरगोश के मरने से अब ऐसा नहीं होगा कि कोई आउल टॉप जो कंज्यूमर है वो अब भूखा ही मर जाएगा, नहीं। अब होगा क्या कि उसी प्लांट के पास में जो रेट्स हैं वो अपनी जनसंख्या बढ़ा लेंगे, तो वो भूखा क्यों मरेगा? अब वो रेट को खाने लग जाएगा। ये आपका क्या था? अल्टरनेटिव पाथवे था। इकोलॉजिकल पिरामिड की बात कर लेते हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है। पिरामिड ऑफ नंबर, जैसे कि
ये प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर का रिलेशन दिखाता है, प्राइमरी पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ बायोमास किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसके एरिया के पर एरिया यूनिट के बारे में, उसके पूरे भार के बारे में बताता है कौन, पिरामिड ऑफ बायोमास। और एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो सभी के प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी इन सभी के 10% एनर्जी को गेट करने के बारे में ये बताता है, प्राइमरी पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये वीडियो था आपका किससे रिलेटेड, इकोसिस्टम से रिलेटेड। यहाँ से आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप आराम से गेट कर सकते हैं, बट नहीं समझ में आ रहा तो आपको ये जो वीडियो है वो बार बार देख लेना है, जिससे कि आप जो माइन्यूट चीजें हैं वो आपको समझ में आ जाए। ओके, टिल देन जस्ट डू प्रैक्टिस।